नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मानवीन शुक्ला और आज से हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये अदर कोर्सेस में भी ये टॉपिक चलता है। तो आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड स्पेशल कुछ टर्म्स हैं जो पैथोफिजियोलॉजी में यूज होते हैं। आप एक बार ये वीडियो अगर देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा लाइक करें और बेल आइकन आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो सबके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी का। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है। सोचिए जरा कौन कौन सी दो चीज हो सकती हैं। तो दो चीजें आपको मिलेगी, एक टर्म मिल रहा है पैथो और एक टर्म मिल रहा है आपका फिजियोलॉजी। यानी आप में पैथो और फिजियोलॉजी यानी पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दो चीजें आपस में अगर मिल जाएं तो अपन देखेंगे कि उसको क्या बोला जाएगा, पैथोफिजियोलॉजी बोला जाएगा। यानी पहला टर्म क्या है, पैथोलॉजी, जो किससे बनता है, फ्रॉम पैथोस से। पैथो शब्द किसके लिए आया है, डिसीज के लिए। लॉजी मतलब स्टडी, यानी आपकी सेल्स में किस प्रकार की डिसीज हो गई है, आपकी सेल किस प्रकार से डैमेज हो गई है। फिजियोलॉजी ये आया है फाइसिस या फिर नेचुरल, नेचर या फिर फंक्शन। यानी कहने का मतलब पैथोलॉजी क्या होती है, इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। क्या है, स्टडी है। स्टडी को कहते हैं अध्ययन। पैथोलॉजी क्या है, एक प्रकार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, डिसीज का। एंड क्या है, डायग्नोसिस है। किसका डायग्नोसिस है, डिसीज का। अब आप कहेंगे सर डिसीज का मतलब क्या होता है। डिसीज मतलब कोई प्रकार की बीमारी, कोई प्रकार की बीमारी जो आपको एक्सटर्नल या इंटरनल हुई है। एक्सटर्नल मतलब कोई भी पैथोजेंस के द्वारा, यानी आपका बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, इन्वायरमेंटल कोई भी फैक्टर हो सकता है, फंगस हो सकता है, जो आपकी जानकारी में है, जिसको आप डायग्नोस कर सकते हो, जिसका आप पता लगा सकते हो कि कोई बैक्टीरिया से हुआ है, कोई वायरस से हुआ है, या फिर आपके इंटरनल कोई फंक्शंस ऐसे जिसकी जानकारी आपकी नजर में है। लेकिन डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर वो चीज होती है जिससे आपके सेल्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी ये मेनली इंटरनल होती है और उसकी जानकारी अपन को ये डेफिनेट नहीं होती। इसका ऑर्डर एक सा नहीं होता, रैंडम होता है, डिश होता है। डिश मतलब खराब होता है, बेकार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसीज मतलब जो बाहर के फैक्टर से हो रही है या फिर अंदर के भी हो रही है लेकिन उसकी जानकारी अपन को है। और डिसऑर्डर मतलब जिसकी जानकारी अपन को नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, जिसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, जो कई दो चार पांच कई फैक्टरों से हो सकती है। ठीक है ना, आपकी सेल में डिस्टरबेंस कर सकती है। तो हमने डिसीज के बारे में आपको बताया। डायग्नोसिस क्या होता है, किसी भी डिसीज का पता लगाना। जैसे आपको मलेरिया हुआ है, उसका पता लगाना। ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट। आपको टाइफाइड हुआ है, बिडाल टेस्ट लगाओ। आपका ब्लड कम है, सीबीसी जांच कराओ, टोटल ब्लड काउंट। थायराइड कम है, टीएसएच, T4, T3, T2, कैल्सीटोनिन, थायराइड, थायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायोनिन, इनकी जांच करवाना है। तो कोई ऐसी डिसीज जिसका अपन को पता लगाना है, पता लगाने के लिए हमें जो कुछ काम करना पड़ता है। यानी कोई डिसीज हो गई हमको और उस डिसीज का हमें क्या लगाना है, पता लगाना है। और पता लगाने के लिए हमको जिस प्रकार की भी प्रोसेस का यूज करना है उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं।
इसमें आता है इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। डिसीज का मतलब बता ही दिया कि हमारी बॉडी में होने वाले अनवांटेड चेंज जो कि किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर के द्वारा होते हैं, जिसको अपन डायग्नोस कर सकते हैं इजिली से। यानी बैक्टीरिया, वायरस या कुछ अदर फैक्टर के कारण हमारी बॉडी में अनवांटेड चेंज आ जाए जो अपन को नहीं चाहिए, वो क्या कहलाएगी? डिसीज कहलाएगी। और उसका पता लगाना डायग्नोसिस कहलाएगा। और किसी भी डिसीज का पता लगाना और उसका अध्ययन करना किसके थ्रू? एग्जामिनेशन ऑफ आपके कोई ऑर्गन का अध्ययन करें, आपके कोई टिश्यू का अध्ययन करें, आपके ब्लड का अध्ययन करें, आपके सीरम का अध्ययन करें, मतलब किसी के भी द्वारा आपकी बॉडी में होने वाली डिसीज का अध्ययन करना है और उसका पता लगाना है, ये कहलाती है पैथोलॉजी। आ गई बात समझ में? ये क्या कहलाती है? पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों जब आपस में मिलते हैं तो एक टर्म बनता है जिसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। देखिए ये बंदा डिसीज से पीड़ित है और इसकी डिसीज का हम लोगों ने पता लगा लिया। कैसे लगा लिया? हमने उसकी डिसीज का डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस करने कैसे किया? उसके ऑर्गन्स पे, उसके टिश्यू पे, या फिर उसकी सेल पे, या उसकी बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड आ जाएगा, सीरम आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, यूरिन आ जाएगा, सीमन आ जाएगा, कोई भी चीज जिसके थ्रू अपन क्या कर रहे हैं? उसके बीमारी का पता लगा रहे हैं। ठीक है ना? और उसका अध्ययन कर रहे हैं। फिजियोलॉजी क्या होती है? इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल, फिजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी किसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे आप हो गए, हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, कोई भी लोग हो गए, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुछ भी, उनके बायोकेमिकल यानी हमारी बॉडी केमिकल मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रकार की प्रोसेस चलती है केमिकली, जैसे आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं, इनका पता लगाना, उसकी स्टडी करना, मैकेनिकल स्टडी करना, उसकी फिजिकल स्टडी करना और बायोकेमिकल फंक्शन, इन सब चीजों की स्टडी करना कहलाता है फिजियोलॉजी। और क्या पैथोफिजियोलॉजी में क्या करेंगे कि यानी आपकी बॉडी के ऑर्गेनिज्म कैसे काम कर रहे हैं और काम करते करते उन्होंने अचानक से काम करना बंद कर दिया, इससे उन्हें बीमारी हो गई, तो उस बीमारी का पता लगाओ जिसके थ्रू उस ऑर्गन ने क्या कर दिया है? काम करना बंद कर दिया है। तो इन दोनों के लिए हमने एक अलग से ब्रांच बना दी कि भैया हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मैकेनिकल, फिजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन की स्टडी भी करेंगे और उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम आई है कि उन्होंने काम करना बंद कर दिया है या फिर जैसे काम करते थे वैसे नहीं करते। जैसे हम एग्जांपल दें कि जैसे कोई भी एक बंदा है जो जिम जा रहा है या फिर कोई एक बंदा है जो मजदूरी कर रहा है। अब वो 10 दिन से मजदूरी कर रहा है। अब मजदूरी उसने पहले दिन की बहुत अच्छे से की, दूसरे दिन की बहुत अच्छे से, तीसरे 5 दिन उसने बहुत अच्छे अच्छे से की, छठवें दिन से वो काम 6 घंटे की जगह 4 घंटे करने लगा या बहुत स्लो काम करने लगा। तो अब हमें पता करना है कि भैया ये स्लो क्यों कर रहा है, या तो उसको पैसे सही से नहीं मिल रहे, ठीक है ना, या फिर वो काम करना नहीं चाहता, या फिर मालिक वहां पर नहीं है, तो क्या रीजन है जिससे वो अपना काम उसने स्लो कर दिया है? और जो रिजल्ट दे रहा था, मान लो रोज वो 10 मतलब आप बोल सकते हो ईंटें चढ़वा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मान लो 100 ईंटें चढ़वा रहे हो उससे, या 1000 ईंटें, 1000 की जगह अब वो 800 ईंटें चढ़ाने लगा, 500 चढ़ाने लगा, क्या पता 400 चढ़ा रहा है, क्या पता चढ़ाया ही नहीं उसने। ठीक है ना? तो वो सब चीजों में कमी क्यों आ रही है? इसके लिए हमें एक ब्रांच की जरूरत पड़ी जिसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी प्लस फिजियोलॉजी इक्वल टू पैथोफिजियोलॉजी।
Together as pathophysiology, the term refer to the study of abnormality in physiological function. Physiological function यानी आपके सेल टिश्यू किसी में भी आपके ऑर्गन्स में भी किसी प्रकार का फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसमें क्या आ गई है, एबनॉर्मलिटी आ गई है। उसमें क्या आ गई भैया, एबनॉर्मलिटी आ गई, यानी वो नॉर्मल काम नहीं कर रहा है। जैसे उस बंदे को बोला कि वो 1000 की जगह 800 ईंटें चढ़ा रहा है। तो इस सब चीजों को क्या बोलते हैं, बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की हिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्यों भाई, क्योंकि हिप्पोक्रेट्स जो कि महान एक साइंटिस्ट हैं, जो कि क्या है, एक महान साइंटिस्ट हैं, और तो उन्होंने, और मतलब फादर ऑफ, आपको पता ही है, मेडिसिन। तो उन्होंने 460 और 370 बीसी में ही वाज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऑफ कॉसेस ऑफ डिसीज बेस्ड वर द ऑब्जर्व इन हिज पेशेंट। उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। हिज फंडामेंटल ट्रुथ, उनका जो फंडामेंटल सत्य है, देयर आर टू फैक्टर एक्टिंग अलोन और इन कॉम्बिनेशन विच कॉज इलनेस और कंसेप्चुअल मेकअप द पर्सन एंड एक्सट्रिंसिक और एनवायरमेंटल एजेंट इज स्टिल वैलिड। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। ये टोटल का टोटल, वंस नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी हैड बीन डिस्क्राइब, इट वाज बस ए स्टेप टू इन्वेस्टिगेट स्टेट ऑफ डिसीज। डिसीज के बारे में उन्होंने 16 सेंचुरी में पता लगाया था। याद रखना, हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, ये आपके हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज याद रखना है। अब देखते हैं कुछ टर्म है जो पैथोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से टर्म है। पहला तो है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉसेस या रीजन ऑफ डिसीज, यानी कोई भी डिसीज आपको हो रही है तो भाई साहब इसका कारण क्या है, किस कारण से ये डिसीज हो रही है। कोई डिसीज अगर आपको हो रही है तो इसका क्या कारण है, जिसके कारण ये डिसीज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी बोलते हैं। A description of etiological process include the identification of those causes, causal factor that act in concern, provoke particular disease or injury। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई डिसीज हुई है, तो भाई क्यों हुई है, उस सब चीजों का पता लगाना, क्या फैक्टर है उसके प्रति। ठीक है ना। और बहन, जब कोई कॉसेस अननोन होता है, जिसकी अपन को जानकारी नहीं है, याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा जा सकता है। आइडियोपैथिक आर अननोन कॉसेस ऑफ डिसीज, नोन कॉसेस ऑफ डिसीज, बॉथ, या फिर अनवांटेड। तो क्या बोलोगे, ये अननोन कॉसेस ऑफ डिसीज है, यानी आपको किसी भी डिसीज का या किसी भी कारण का, डिसीज के कारण का पता नहीं है कि डिसीज किस कारण से हो रही है, तो इसको बोलेंगे आइडियोपैथिक। क्या बोलेंगे भैया, आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक मतलब आपको उस डिसीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसके कारण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियोपैथिक। इफ द केस इज द रिजल्ट ऑफ क्या, यूनिटेंटेड और अनवांटेड, यानी मेडिकल इंटरवेंशन, द रिजल्ट कंडीशन इज सेड टू बी हाइड्रोजेनिक, यानी अगर अनवांटेड है, यानी जो कॉज है वो कैसा है, अनवांटेड है मेडिकल इंटरवेंशन में, मतलब वो अपन को, वो हम अपन लोग नहीं चाहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, आइट्रोजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आई एक बार नोट कर लीजिए, आइट्रोजेनिक मतलब अनवांटेड मेडिकल इंटरवेंशन। ठीक है ना, यानी उस कॉज के बारे में हमको वो कॉज नहीं चाहिए, अगर अननोन है तो आई डोंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब होता है आपकी इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब आपकी बॉडी किससे बनी है, सेल से मिलके बनी है। सेल के अंदर का माहौल और बाहर, यानी आपकी बॉडी के अंदर का माहौल और बाहर का माहौल जब बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं
होम्योस्टेटिस यानी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इक्वल रहता है। आप कहेंगे सर एनवायरनमेंट मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। मान लो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर है 4, तो अब कैसे मेंटेन होगा, तो आपने कपड़े पहने और टेम्परेचर थोड़ा सा, तो उस तरह से जैसे ही अपन क्या करते हैं अपनी उस तरह से अपनी बॉडी क्या कर देती है, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करती है। तो कम करके वो क्या कर लेती है, उसके इक्वल कर लेती है। या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो अपन वो पसीना निकालती है। तो वही चीजें हैं कि हमारी बॉडी में पीएच हो, टेम्परेचर हो, फ्लूइड हो, सबका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस बोलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिस मतलब हमको जो बीमारी हो रही है वो किसके कारण होती है। पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच ए डिसीज डेवलप एंड प्रोग्रेस, यानी हमारी बॉडी में जो भी डिसीज हो रही है वो कैसे डेवलप हो रही है, कौन है उसका कारण कौन है। जैसे हमारे घर में मान लो रखा है क्या, 10 किलो आटा रखा है। अब इसके बाद हम रोज देखते हैं कि 1 किलो आटा कम हो जा रहा है। उसका रीजन क्या था, कुत्ता आ रहा था रोज खा जा रहा था। इसी तरह से हमारी बॉडी में जब बीमारी होती है तो कोई ना वायरस बैक्टीरिया कोई ना कोई हमारी बॉडी में इंटर करता है। तो जब वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसको बोलते हैं अपन पैथोजेंस, जो भी इंटर करता है, और उसकी प्रोसेस को बोलते हैं, इंटर करने की प्रोसेस को, और उससे जो डिसीज कॉज होती है उसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। याद आ गया, सिंपल भाषा में हमने आपको समझा दिया। इट इन्वॉल्व्स a sequence of events include initiation, propagation, resolution of chronicity of the disease, यानी कोई भी डिसीज हो गई है उसके पीछे का क्या कारण है। रिस्क फैक्टर क्या होता है, रिस्क फैक्टर मतलब रिस्क होने का कारक, यानी रिस्क फैक्टर हैज करेक्टराइज और एक्सप्लोर दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड, यानी संभावना ऑफ डेवलपिंग द पार्टिकुलर। क्या ऐसे कौन कौन से कारण हैं या लक्षण हैं जिसके कारण किसी भी डिसीज के डेवलप होने की संभावना, लाइकहुड मतलब कहलाती है संभावना, उसकी क्या होती है, संभावना क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर उसकी संभावना बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं रिस्क फैक्टर। दे कैन बी जेनेटिक, जेनेटिक भी हो सकता है। मान लो जेनेटिक आपके बाल झड़ रहे हैं तो हो सकता है आपके भी झड़ने लगे। इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, कोई जेनेटिक बीमारी, आपकी आंखें कमजोर हो जाए अगर आपके माता पिता ही कमजोर। बिहेवियर, डेमोग्राफिक, कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे क्या होती है किसी भी डिसीज के डेवलप होने के, यानी उसके विकसित होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। जब उससे विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या होता है, साइन और ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ डिसीज, मतलब क्या एक प्रकार का साइन दिख रहा है, ऑब्जर्व और मेजर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। साइन क्या, किसके द्वारा, हेल्थ केयर यानी कोई भी डॉक्टर के द्वारा एक साइन अपन ने देखा कि इस साइन से पता चल रहा है कि आपको इस प्रकार की डिसीज है। जैसे आपको फीवर आ रहा है, आपके रैसेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल लेबोरेटरी फाइंडिंग, कोई जब आप डायग्नोसिस किया तो आप एबनॉर्मल टेस्ट आ रहे हैं, आपको फीवर मिल रहा, रैसेस आ रहा है, उल्टी हो रही, कुछ भी चीज आ रहा है, आपके छाले पड़ रहे, या फिर आपके दाग आ रहा है, आपके रेडनेस आ रही, कुछ भी सिम्टम्स सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय पेशेंट, सच ऐसे ये पेशेंट के द्वारा होता है। आपको थकान हो रही, फटीग हो रही, दर्द हो रहा, घबराहट हो रही, ये चीजें जो किसके द्वारा आ रहा है, किसी भी मतलब पेशेंट के द्वारा आ रहा है। और साइन मतलब जो कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर उस साइन को आपकी बॉडी से पता कर रहा है। जैसे ये किसके द्वारा, या तो कोई भी टेस्ट लगा रहा, वो कोई लेबोरेटरी टेस्ट लगा रहा, या फिर आपको फीवर वगैरह इससे पता कर। डायग्नोसिस हमने पहले ही बता चुके कि डायग्नोसिस क्या होती है, किसी भी डिसीज का पता लगाना, किसी भी डिसीज का पता लगाना क्या कहलाता है, डायग्नोसिस कहलाता है। किसी भी डिसीज का पता लगाना, ध्यान रखना, डायग्नोसिस कहलाता है। और कंडीशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल एवोल्यूशन, मेडिकल हिस्ट्री, लेबोरेटरी टेस्ट, किसके द्वारा, या तो कोई क्लिनिकल एवोल्यूशन होगा, या फिर आपकी कोई मेडिकल पुरानी हिस्ट्री होगी,
इससे आप पता लगा सकते हो, मतलब आपको पहले कोई बीमारी हो फिर उससे हो जाए, कोई लेबोरेटरी टेस्ट लग गए, कोई इमेजिंग स्टडी हो गई, अदर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो आप आगे पढ़ोगे और मेरे एमबीबीएस में भी पढ़ोगे, तो ये सारे प्रोसीजर जिसके द्वारा आपको पता चल रहा है कि आपको कौन सी बीमारी है, इसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस बोलते हैं। यानी जैसे कोई व्यक्ति ने चोरी की तो कहते हैं चोर की नाड़ी में तिनका, कहते कि नहीं कहते? तो अपन अपन ने उसके नाड़ी में तिनका लगाया, यानी उसने कुछ, जैसे आप कोई ने मान लो भगवान श्री कृष्ण माखन खाते थे तो उनके मुंह में लग जाता था, उससे पता चल जाता था कि हाँ, हाँ भैया इनने माखन खाया है। इसी प्रकार से कोई बीमारी होती है तो हम उसकी टेस्टिंग लगा देते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कोई भैया में जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है, कोई क्लिनिकल एवोल्यूशन तो नहीं है, कोई मेडिकल पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, कोई अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी लगते हैं जैसे विटाल टेस्ट हो गया, सीबीसी वगैरह, सारी चीजें आप देखोगे यहाँ पे। प्रोगेनोसिस ये भी ये पैथोफिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट टर्म है। प्रोगेनोसिस रेफर टू प्रेडिक्ट कोर्स एंड आउटकम ऑफ डिसीज, यानी कोई भी डॉक्टर प्रेडिक्ट करता है कि इसका क्या आउटकम आ सकता है, इस डिसीज के कारण आपको क्या हो सर, इंक्लूड द लाइफ, कुछ संभावना क्या है, रिकवरी की संभावना कितनी है, ये डिसीज सही हो सकती है कि नहीं सही हो सकती। यानी आप कोई डॉक्टर के पास गए और दिखाया, उससे पूछा डॉक्टर साहब बताइए डिसीज की संभावना है कि सही हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं प्रोगेनस। तो डॉक्टर अपना प्रोगेनस देता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, आपके मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे, डिसीज की कंडीशन के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे यह देता है कि डिसीज रिकवर हो सकती है, इसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्शन मतलब क्या क्या प्रॉब्लम उसकी आ सकती है, तो ये सारी चीजें या फिर सही हो सकती है, नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन आ सकती है, तो इट इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर सच एज डिसीज सेवेरिटी, पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। उसके हिसाब से क्या होता है, यह मतलब अपना इन्फ्लुएंस करता है, आगे बढ़ाता है, ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलताएं, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन मतलब जटिलताएं, क्या रिकरेंस आ सकती है, रिकवरी, सारी चीजें इसमें होती हैं। प्रोग्नोसिस मतलब भविष्यवाणी, आप समझ सकते हो कोई भी डिसीज को लेकर, यानी जैसे आपने देखा हो कोई भविष्यवाणी कर दे कि भाई साहब 10 साल बाद एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराएगा, तो ये भविष्यवाणी हो गई। डिसीज के लिए भाई साहब 1 महीने बाद आपकी डिसीज सही हो जाएगी, या फिर आपकी डिसीज सही नहीं होगी, आपकी डिसीज में ये सही होने में ये जटिलताएं आ सकती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्नोसिस, ठीक है ना। Complication are adverse outcome or secondary conditions that rise as a result of primary disease or its treatment. ठीक है ना, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, क्या क्या कठिनाइयां आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट आपको पता ही है, जब डॉक्टर आपका मतलब डायग्नोसिस कर देता है आपके सिम्टम के बेसिस पे, आपके साइन के बेसिस पे, आपके मेडिकल टेस्ट के बेसिस पे, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के, किसी भी कारण जब जब भी आपका डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके बेसिस पे फिर उस डिसीज का अपन को ट्रीटमेंट करना होता है। अब वो ट्रीटमेंट आपका कीमोथेरापिक हो सकता है, यानी कोई केमिकल के द्वारा हो सकता है, फार्माकोजेनेटिक प्रोडक्ट के द्वारा हो सकता है, या हर्बल प्रोडक्ट के द्वारा हो सकता है, या फिर आपका मेडिसिन के द्वारा हो सकता है, कोई भी सर्जरी के द्वारा हो सकता है। लाइफ स्टाइल में आप मॉडिफिकेशन कर दो, यानी कहते हैं ना जैसे किसी को पीसीओडी हो जाती तो बोलते हैं कि भाई साहब लाइफ स्टाइल में चेंज कर दो, ये सब चीजें आपकी आती हैं। आपका मतलब कोई भी डिसीज का इलाज ट्रीटमेंट कहलाता है। प्रिवेंशन क्या कहलाता है, आपको कोई डिसीज ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले से प्रिवेंट हो जाते हैं, क्योरिटी उसकी करते हैं। यानी कि भाई साहब अपन क्या करते हैं, हेल्थ प्रमोशन, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, वैक्सीनेशन करते हैं। सही सुबह जल्दी उठते हैं इसलिए बोलते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में जल्दी सोते हैं, ये सारी चीजें अपन लोग करते हैं ताकि हमारी डिसीज क्या हो जाए, सही हो जाए। और अगर अपन प्रिवेंट नहीं करेंगे तो अपन सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जिससे हमें बीमारियां ना हो। तो इस टॉपिक को पढ़ने का मेन उद्देश्य आप समझ गए होंगे कि हमको अपनी बॉडी की बीमारी कैसे हो, हमारी बॉडी में जो हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑर्गन्स हैं, मतलब सब हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अगर चेंज हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसका पता कैसे लगाते हैं,
ठीक है ना। और हमें अपनी बीमारी का पता लगाना है और उसके चेंजेस का पता लगाना है। ये इस टॉपिक में अपन को, इस सिलेबस में अपन को पढ़ना है। ये अपना उद्देश्य है। ठीक है ना। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और सीरीज चलेगी, अगली वीडियो भी आएगी, इसलिए आप उसको देखते रहें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये हो सकता है कभी एग्जाम में आए, कभी ना भी आए, लेकिन इसके बिना आपसे पैथोफिजियोलॉजी अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।